जो शहरों में आ रहे हैं उनमें से 80% का कारोबार रियल एस्टेट होगा। अच्छा, चेक कर लीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, कोई रियल एस्टेट का काम करता होगा। और जब मैं चेयरमैन एफबीआर बन के आया था, मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस को बढ़ा दिया था, जिससे पूरी रियल एस्टेट सेक्टर परेशान हुई थी, मगर इमरान खान ने मुझे सपोर्ट किया। इमरान खान ने, अगर आपको याद हो, रियल एस्टेट सेक्टर में मैंने क्या किया था, आपको पता है, आपको याद होगा। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर, जो आपके जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, अक्सर हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ, उनका कारोबार पूछेंगे क्या है, क्या कोई फैक्ट्री है, कोई डायरेक्टर है कहीं पर, कितने लोग हैं, बताएं उनका कारोबार क्या है। वो कारोबार करते हैं पोल्ट्री का, वो कारोबार करते हैं चीनी का, वो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट का, वो कारोबार करते हैं सरिये का, वो कारोबार करते हैं मिडल मैन का, वो कारोबार करते हैं सुत्तर का। तो इसमें से मैंने आपको गिराई है सारी चीजें, इनमें से एक भी कारोबार अगर डॉक्यूमेंटेड है तो मुझे बता दें। जी जैदी साहब, देखिए कलासरा साहब, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अगर मैं बोल पड़ा तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों के चेहरे से नकाब उड़ जाएगी। सर आपको बोलना चाहिए, कौम आपको, कौम जो है इसने आपको इज्जत दी, आपको ओहदे दिए सर, आपको और आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे तो कौम तो अंधेरे में रहेगी, लुटते रहेंगे। मेरी बात सुने, मैंने एक बोला, मैंने व्हाट्सएप किया, तो अब मैं 50 लोगों को जवाब दे फिर रहा हूँ। तो अच्छी बात है सर, इट्स अ गुड थिंग। मौलाना साहब ने मुझे टोटली मिसकोट कर दिया। मेरी बात को मैं मुझे अब 100 जगह क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि ये क्या है। मैंने अपना चीज लोगों के सामने रख दी। मैंने अभी दोबारा ट्वीट किया है। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, आमिर मतीन बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब ने आपको मिसकोट किया, आपने कोई ऐसी बात नहीं कही, मगर लोगों को इसलिए कई दफ़ा जो आप 5 महीने के लिए जब आए तो आपने बड़ी उम्मीदें दिलाई थी, आपने 5,500 अरब रुपए का आपने एक टारगेट दिया कि मैं ये इससे भी ज़्यादा पैसे लेके आऊँगा। फिर बाद में कोरोना भी हो गया, मामलात भी ख़राब हो गया, बीमार भी हो गए, फिर आप बीमारी के बाद वापस भी नहीं आए। तो लोगों को शक, मेरे जैसे लोगों को भी शक रहता है कि जब आप वापस नहीं आए तो मे भी आप ऐसे लोगों को हाथ डालना चाह रहे थे और आपको नहीं डालने दिया गया, तो इस वजह से आपको वापस आपकी तकर्री नहीं हुई, या आप खुद नहीं लेना चाहते थे या गवर्नमेंट नहीं आपको लेना चाहती थी। तो ये था कि ये जिस तरह का आपने भी जिक्र किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, एमपी, एमएनए, सेनेटर जो है, इनकी इनकम रिकंसाइल नहीं करती इनके लिविंग स्टाइल के साथ। तो क्या ये इस तरह का काम था जिसकी वजह से आप वापस आपकी तकर्री नहीं हुई? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी सवाल किया। देखिए मैंने अपना बेहतरीन कैरियर में 2018 में पाकिस्तान में प्रोफेशनल सर्कल का हाईएस्ट टैक्स पेयर था। मैं सबसे बड़ी फर्म का सबसे बड़ा पार्टनर था, ठीक है जी। मैंने इमरान खान साहब के कहने पर बगैर सैलरी के अपना शहर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, और मैं बगैर सैलरी के इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। आप सबको पता है, आप जानते सब मुझे, ठीक है। हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बात आ रही है मेरी सवाल। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे खिलाफ एक केस हुआ जिसमें कहा गया कि इनको अपॉइंट नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको याद होगा जी, आपको याद है? जी बिल्कुल। उसको फाइनेंस किसने किया? किसने किया केस को? फाइनेंस किसने किया? आप उसकी फाइल निकलवा के पूछे, जो हमारे पास फाइल तक एक्सेस होती तो हम आपसे क्यों पूछते, किसने किया? नहीं, उसने फाइनेंस किया। उसमें अफसरान तो सिर्फ फ्रंट पे थे, जो लोग थे वो हमारे ही कारोबार के थे, हमारे ही बिजनेसमैन थे, जो समझते थे कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए शायद हमारे लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो वो भी गुजर गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 5 महीने गुजारे, मुझे ना कोई ब्यूरोक्रेसी का खौफ था, ना मुझे कभी खौफ था इमरान खान का, ना कभी खौफ था मुझे बाजवा साहब का। वो सब मेरे सपोर्टर थे। मुझे खौफ इस बात का था कि शाम को जब मैं घर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि मेरे खिलाफ कौन से टीवी में क्या चल रहा है। जिस तरह मौलाना साहब इस वक्त मुझे कोट कर रहे हैं, उस वक्त मैं रोज सुबह शाम मैं उस प्रेस की बातें सुनता रहता था, मीडिया की बातें सुनता रहता था, जो बिल्कुल बेसलेस होती थी, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। उस चीज ने मेरे ऊपर एक इतना स्ट्रेन डाला, और 5,500 की कलेक्शन मुझे करनी थी, तो मेरा एंग्जाइटी हो गया और मेरी नींद आने खत्म हो गई। इसलिए मुझे डॉक्टर ने एडवाइस की कि आप पाकिस्तान आप ये अब इसको कंटिन्यू नहीं करें, अदरवाइज यू कैन बी हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन।
देखिए मेरी बात दोबारा मैं समझाता हूँ मेरी बात। जब आप शाम को 4 बजे घर पहुंचे और आपको ये पता लगे कि 4 टीवी चैनल के 5 बंदे आपके खिलाफ मुख्तलिफ टीवी चैनल के मुख्तलिफ बातें चला रहे हैं, ठीक है, और आपके दफ्तर से सुबह उठकर जो भी कागज निकल रहा है उसकी कॉपी आपसे पहले मीडिया में चल रही है, तो इस माहौल में कोई भी आदमी जो मेरे जैसा आदमी है वो काम नहीं कर सकता। ये आप लोग सोचें, इस पे आप प्रोग्राम करें, इस पे आप देखें। बिल्कुल जैदी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। मगर आप मौलाना के इस तासुर को, जो उनका इल्ज़ाम है, तकवीत दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप इसलिए छोड़ के भाग गए कि आपके ऊपर ये माफिया जीत गए थे, आपकी फाइलें चोरी हो रही थी, FBI के अंदर एक पूरा फाइनेंस किया गया आपके खिलाफ कैंपेन को। तो ये तो आप वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि जनाब ये आपको काम नहीं करने दिया गया। नहीं, मेरी बात सुनना, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कभी नहीं कहा कि किसी बंदे को कि आप मैं ये तो कह रहा हूँ इमरान खान। फिर किसने कहा? आप कह रहे हैं किसी ने नहीं कहा। वही तो आज कर रहा हूँ, मेरी बात समझने दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने रिटेलर्स पर हाथ डाला, ठीक है, रिटेलर्स पे हाथ डाला, याद है आपको रिटेलर की हड़ताल हुई थी, याद है आपको? जी, ठीक है। जब मैंने रियल एस्टेट पे हाथ डाला, जब मैंने कैश इकोनॉमी पे हाथ डाला, जब मैंने कहा कि आप बंद कर दें, तो उसका मुझे प्रेशर इमरान खान ने, मैं अभी दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, इमरान खान ने मुझे कहा शब्बर तुम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रिटेलर वाले मैटर में मैंने एग्रीमेंट किया उनके साथ बैठ के, मगर मुझे प्रॉब्लम आ गई थी मीडिया के साथ। वो मेरे राइट एक्शन को, मीडिया के साथ नहीं, मतलब मीडिया और मेरे अपने प्रोफेशन के दो के साथ, जो मेरे राइट एक्शन को मेरे सही इल्जाम को मिसकोट करके इमरान खान की दुश्मनी में और मेरी दुश्मनी में करते थे, उस चीज ने मेरे नर्व्स को खराब किया। मैं इस वजह छोड़ के आया। साहब एक और नाम है मेरा ख्याल, शायद आप उस पर भी थोड़ा सा देखें, कहीं आपकी उनके साथ नहीं बन सकी और कहा जाता है कि आपके करीबी सर्कल्स भी कहते हैं शायद, और जितने भी साजिश जो आप बता रहे हैं आप खिलाफ हो रही थी मीडिया में या वहाँ पे वटेवर आपके FBR में, वो कहते हैं हफीज शेख साहब जो हैं, जो एडवाइजर ऑन आप फाइनेंस हैं, रेवेन्यू हैं, तो बेसिकली वो आपके दुश्मन बन गए थे, वो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तो आपकी मीटिंग में भी उनके साथ 2-4 दफा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी वहाँ पे अनबन हुई थी। तो अगर देखिए मेरी बात सुने, हफीज शेख साहब से मेरी अभी भी लास्ट वीक की मुलाकात हुई है, और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, और मैं ये बात आप उनसे पूछें या मुझसे पूछें कि वो जब मैं बिहार में कराची आया तो पहला आदमी जो मुझे मिलने कराची आया था वो हफीज शेख साहब थे, और वो अभी भी उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते कहा है कि शब्बर तुम वापस आ जाओ। ये मैं चाहे उनसे आप मेरी बात कंफर्म कर लीजिएगा कि उन्होंने मुझे हफीज शेख साहब ने कहा है। जी, मुझे हफीज शेख साहब ने कहा है। वापस क्यों नहीं आ रहे आप? सर देखिए मेरी बात सुने रऊफ साहब, अगर मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि अगर आपकी सेहत आप रात को सोते नहीं हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, आप मेरे स्टाफ से पूछें कि मैं कितनी दवाएं खाता था जब मैं बैठता था FBR में, तो मेरी फैमिली ने कहा यार अब मेरी वालदा हयात है, उन्होंने कहा जी आप जिंदगी बहुत का सवाल है, तुम छोड़ के देखिए। कामरान साहब परेशान वही होता है जिसको असर होता है। अगर मैं अपनी चमड़ी मोटी कर लूं तो शायद मैं भी वहां बैठ के सुकून से बैठ जाऊं, मगर मेरी चमड़ी इतनी मोटी नहीं है शायद, या मेरे अंदर एहसास इतना ज्यादा है कि जब मेरे खिलाफ कोई बयान आते, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी एक बयान चला मेरे खिलाफ कि मैंने अपने दौर के दौरान अपने क्लाइंटों को रिफंड दे दिए, ठीक है जी। हर बंदे ने मुझे कहा कि जी आप बताएं कि कौन सा रिफंड है, क्या रिफंड है, ये क्यों है, किसको दिया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिस खातून ने वो MNA ने सवाल किया वो आज तक सवाल FBR नहीं पहुंचा, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जिस खातून ने ये सवाल किया उसके पास ये डिटेल कहाँ से आई कि रिफंड आया है। रिफंड की डिटेल लेना, किसी बंदे के असेसी का रिफंड लेना इलीगल है, और वो खातून 62-63 में डिस्क्वालीफाई हो सकती है।